तो बच्चों, हमने अभी जाना कि जल संरक्षण क्यों ज़रूरी है और जल प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। अब हम आगे बात करेंगे कि जल संरक्षण की क्या क्या विधियां हम अपना सकते हैं। ठीक है, जल संरक्षण की विधियों के बारे में हम अब पाठ चर्चा के इस भाग में बात करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि क्या आपको जल चक्र याद है। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी आप अपने स्क्रीन पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं जिसमें जल चक्र को दिखलाया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से वर्षण से हमें जल प्राप्त होता है। वह जल फिर धरती के द्वारा अवशोषित होकर नीचे जाता है और किस तरह से वो भूमि के जलज चट्टानों में जमा हो जाता है या फिर सतह पर नदी झील झरनों के रूप में बहता है और किस तरह से पुनः वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है। तो बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं जल संरक्षण की विधियों के बारे में। तो जल संरक्षण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है कि भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति यानी ऑगमेंटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो हम इसको दो भागों में बांट के पढ़े तो ज़्यादा सहूलियत होती है, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ मैंने इसे दो भागों में रखा है। एक है प्राकृतिक पुनर्भरण जो नेचुरल तरीके से स्वाभाविक रूप से होता है, और दूसरा है कृत्रिम पुनर्भरण जो ह्यूमन इंटरवेंशन से यानी हमारे प्रयासों से किया जा सकता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक पुनर्भरण का। प्राकृतिक पुनर्भरण में सबसे पहला वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन, जिसका कि एक जो सबसे प्रमुख तरीका है वह सॉरी। तो बच्चों, प्राकृतिक पुनर्भरण का सबसे जो लोकप्रिय या कहिए ज़्यादा सार्वभौम स्वरूप है वह है वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन, जिसका कि सबसे व्यापक स्वरूप है वर्षा, रेनफॉल। इस वर्षण में क्या होता है, अभी अभी आपने एक डायग्राम देखा था जल चक्र का, तो आपने देखा था उसमें कि जब वर्षा होती है तो वो वर्षा का जल क्या होता है, उसका एक अंश जो है वो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और वो सोखने के बाद क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है और फिर नीचे उस सतह में जहाँ की जलज चट्टानें हैं जाकर वो जमा हो जाता है। तो इस तरह से प्राकृतिक रूप से भूमिगत जल की आपूर्ति होती रहती है। ठीक है, दूसरा है नदियाँ। वर्षा जल, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित जो स्नो कैप होता है, हिम क्षेत्र होता है, उससे पिघलने वाला पानी, यह सब मिलकर नदियों को जन्म देता है। इन नदियों का एक काम तो होता है कि चलो ये जिधर जाती हैं वहाँ कटाव करती हैं, निक्षेपण करती हैं, अपने साथ मलबा लेके ढोती हैं, लेकिन इनका एक काम और भी होता है जो कि यह जिस क्षेत्र से होकर बहती हैं वहाँ पर जल का पुनर्भरण करती रहती हैं, क्योंकि नदियों के तले से पानी भूमिगत होता रहता है, अवशोषित होते रहता है और नतीजा होता है कि वहाँ पर भूमिगत जो एक्वाफर्स है, जो जलज चट्टानें हैं, उनमें जल का पुनर्भरण होता है। ठीक है, इसी तरह से झरने भी यही काम करते हैं, उनसे भी आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर भूमिगत चट्टानों में जल का पुनर्भरण होता है। झीलों के द्वारा भी इसी प्रक्रिया के द्वारा भूमिगत जल का पुनर्भरण होता है। अब है प्रवाह यानी रन ऑफ। जब वर्षा जल न नदी बने, ना झील बने, न झरना बने, सिंपली वो यदि सतह पर प्रवाहित होता है तो क्या होता है, वह वनस्पति के द्वारा, घास के द्वारा रोका जाता है, मिट्टी के द्वारा सोखा जाता है और फिर वो धीरे 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 छन छन कर मिट्टी से होते हुए नीचे की चट्टानों में, नीचे से होते हुए उससे नीचे की चट्टानों में, और यह क्या करता है, प्राकृतिक रूप से भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति करता है। जलाशय, जो नेचुरल जो जलाशय होते हैं, जो टैंक होते हैं, जो बड़े बड़े पानी के स्रोत होते हैं, उनसे भी क्या होता है, उनके तला से भी
जल रिसकर भूमिगत होता है और वह प्राकृतिक रूप से भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति करता है। अगला है वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है? आप लोग जानते हैं मोकामा टाल का एरिया, जानते हैं ना? बेगूसराय में भी एक झील है। वह झील क्या है? वह झील भी वेटलैंड है, यानी एक ऐसी निम्न भूमि जो साल के 8-9 महीने या कहीं कहीं पर तो सालों भर छिछले पानी से, यानी पानी की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ बहुत शैलो डेप्थ होता है, तो छिछले पानी से भरा रहे, वह वेटलैंड कहलाता है। और ये वेटलैंड क्या है? ये वेटलैंड प्राकृतिक पुनर्भरण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप लोग इसको आगे भी पढ़िएगा कि यह जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है और संरक्षित किया जाता है। तो ये वेटलैंड से भी जल आसपास के इलाके में पुनर्भरण होता रहता है, उसकी जो जलद चट्टानें हैं वो रिचार्ज होती रहती हैं। तो इस प्रकार इन सभी कारणों से प्राकृतिक तरीके से जल की पुनर्पूर्ति सुनिश्चित होती है। तो बच्चों, अभी हम वेटलैंड की बात कर रहे थे, और जब हम लोग बिहार में हैं और वेटलैंड की बात करें तो हम लोग को बिहार के अपने दो जो वेटलैंड हैं उनके बारे में जान लेना ज़रूरी हो जाता है। तो इसे हम इस मानचित्र पर देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये गंगा नदी ऐसे बह रही है। यहाँ है बेगूसराय ज़िला। इस बेगूसराय ज़िले के अंदर ये आप देख रहे हैं बेगूसराय चौड़ लिखा हुआ, देख पा रहे हैं आप? तो इस चौड़ ये जो है ये क्या है? ये एक वेटलैंड का इलाका है। ये एक निम्न भूमि है जो साल के 8-9 महीने छिछले पानी से भरी रहती है, ढकी रहती है। तो ये जो वेटलैंड है यह आसपास के क्षेत्रों के भूमिगत जल को रिचार्ज करने का काम करता है। उसी प्रकार यहाँ बिहार के उत्तरी भाग में ही आप यहाँ देख सकते हैं हाजीपुर ज़िले में, वैशाली ज़िले में हाजीपुर चौड़। यहाँ पे आप देख सकते हैं बरेला ताल। ये ताल जो है ये भी एक तरह का वेटलैंड है, ठीक है। जो यहाँ के उत्तर बिहार के बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि हम लोग उत्तर बिहार में इस तरह के निम्न भूमि को चौर कहते हैं, और जब हम दक्षिण बिहार में जैसे ही गंगा पार करते हैं तो इसे हम लोग ताल के नाम से जानते हैं। तो ये समझ गए आप कि किस तरह से ये वेटलैंड हमारे यहाँ बेगूसराय में है। कांवर झील इसे यहाँ पे कहते हैं, और यहाँ पर हाजीपुर में बरेला ताल। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख पा रहे हैं यह बरेला ताल हाजीपुर चौड़ का है, और यह दूसरा दृश्य जिसमें आप बड़े बड़े परदेसी पंछियों को देख पा रहे हैं यह है बेगूसराय का कांवर झील।